नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। आज के 45 मिनट की टॉप 5 खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। तो संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है और आज क्या कुछ देखने को मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा में, वो आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर रहेगी शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे। 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर भारत के बाद अब चीन का अमेरिका को जवाब सामने आया है। जहां पर लगातार भारत एक एक कर टिप्पणियां दे रहा था, लेकिन अब चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने भी सीधे तौर पर जवाब दे दिया है अमेरिका को। आगे बढ़ेंगे तो अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पिछले कुछ दिनों से गोलीबारी जारी है। कुछ आतंकियों को वहां पर मार गिराया है, लेकिन और भी आतंकी छिपे होने की आशंका है, जिनके साथ फिलहाल संघर्ष जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द यहां पर फिर से सेना को बड़ी सफलता हाथ लगे। बिल्कुल, अब बात मौसम की होगी, जहां पर बाढ़ की चपेट में कई जिले हैं, कई राज्य हैं। कहां पर क्या कुछ हालात है मानसून के, वो भी आपको अपडेट करेंगे। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ये बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है और 11वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का लगातार हंगामा है और पहले ही दिन जब संसद सत्र का शुरुआत हुई थी, उस समय से ही एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद शिफन जरूर 2 दिन की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर हुई, लेकिन एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और अब विपक्ष जो है वो एक के बाद एक आरोप अब न सिर्फ सरकार पर बल्कि चुनाव आयोग पर भी लगाते हुए नजर आ रहा है। तो आज संभवतः ये मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा के अंदर गरमाते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल लगभग 11 बजे के आसपास ये शुरू हो जाती है और सीधी तस्वीरें लोकसभा से इस वक्त आप देख रहे हैं। खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये भी सूचित करना चाहता हूँ, मोदी जी ने रोजगार निर्माण करा और मोदी जी ने आने वाले 5 सालों में भी रोजगार के लिए कार्य योजना भी बनाई। जब मोदी 3 गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ और मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रकम से खर्च से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी अनाउंसमेंट करा और ये योजना का आज बहुत अच्छा नतीजा भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देश में 4 करोड़ नए रोजगार निर्माण में भी ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है उनमें बड़ी खबर, संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और आप फिर से चौंक जाएंगे। 11:05 हो चुके हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और ये बेहद ही हम दुख भरे शब्दों में आपको कह रहे हैं, क्योंकि जिस संसद में शिफन चर्चा होनी चाहिए उस संसद में मात्र 2 से 3 और 4 मिनट की संसद चलती है और उसके बाद उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल, राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। तो संसद की दोनों कार्रवाइयां फिलहाल स्थगित हो चुकी हैं। 3 से 4 मिनट की कार्रवाई चलने के बाद लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई है। तो बेहद ही ज्यादा दुखद ये रहता है शीतल, क्योंकि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाता है कि लोगों के छोटे बड़े मुद्दों का निस्तारण होगा, उन पर चर्चा होगी, उन पर बात होगी, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चाएं होंगी, प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। अभी तक आज 11वां दिन है और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हंगामा ना देखने को मिला हो, अपोजिशन की तरफ से हंगामेदार ये सत्र ना देखने को मिला हो। तो तमाम मुद्दे जो है वो बैक एंड पर है, लेकिन हंगामा जो है वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर सामने आ रहा है और राज्यसभा की भी कार्यवाही और लोकसभा की भी कार्रवाई जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है। एसआईआर का मुद्दा है और अलग अलग कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामेदार सत्र आज का भी रहा। बिल्कुल शिफन, ये बहुत ही दुख होता है। दुख तब होता है जब आम लोगों के पैसों की सत्यानाशी होती है, उनके पैसे की बर्बादी होती है।
आप जानकर चौंक जाएंगी, जब लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलती है तो 1 मिनट में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान होता है और 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान होता है। ये संभवतः आंकड़ा है, जो एक आंकड़ा बताया गया है। तो कुल मिलाकर आप समझिए, अगर अभी से 2 बजे तक स्थगित की जाती है या 12, 1, 2, 3 या जब तक भी स्थगित की जाती है, तो आप 1 मिनट के साथ 1.5 लाख को गुना कीजिए, आप समझ जाएंगे कि कितना नुकसान होता है। ये सारा पैसा पब्लिक का होता है, पब्लिक का टैक्स होता है जिससे संसद चलती है। लेकिन जिस प्रकार से नेता आते हैं, जिस प्रकार से ये सदस्य आते हैं, हंगामा हो जाता है और उसके बाद इसको मजबूरन स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि चर्चा का कोई वहां पर मतलब नहीं रहता, पूरा हंगामा हो जाता है। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर से ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। 21 अगस्त तक ये संसद चलनी है, इसमें कुछ छुट्टियां भी रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल ये जो कार्रवाई है ये निरंतर रूप से स्थगित होते जा रही है। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आज भी हंगामे के आसार पहले से ही थे और जिस तरीके से आसार थे वही तस्वीरें देखने को मिली और विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर सदन में चर्चा हो। लेकिन चर्चा करने के लिए संयम बरतना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल, और अब देखना होगा अब ये सिलसिला कब तक ऐसे ही चलेगा। आज तो फिलहाल दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है, अब आगे क्या होगा वो देखना बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे जहां पर झारखंड के हवाले से बात करेंगे। झारखंड के जो पूर्व सीएम हैं उनका निधन हो चुका है। बेहद ही दुखद समाचार झारखंड से सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो चुका है। दिल्ली के शिबू सोरेन दिल्ली में जो है उन्होंने अंतिम सांस ली और ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद ही अब उनका निधन हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 81 वर्ष की उम्र थी उनकी और फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माता, झारखंड के विधाता, ऐसा झारखंड के लोग कहते हैं। और एक लंबे राजनीतिक करियर में, उनके जीवन काल में, उनके जीवनी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसका सीधा असर, जिसका सीधा फायदा झारखंड के लोगों को मिला है। और सबसे बड़ी बात, झारखंड को अलग करने के लिए जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसके साथ साथ आदिवासियों के हितों में काम करना, ये भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यही वजह थी कि आदिवासियों ने इन्हें एक अलग तरीके की उपाधि दी थी। लेकिन आज फिलहाल इनका निधन हो गया। लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे। सुबह आज इनके बेटे यानी वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट पर कहा कि आपके नेता, यानी आम झारखंड वासियों के, झारखंड लोगों को कहा कि आपके नेता अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं शून्य हो गया हूं, मैं जीरो हो गया हूं, क्योंकि उन्हीं के चलते, उन्हीं के मार्गदर्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बनाए हैं और आज उनके बेटे भी मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका पूरा जीवन जो रहा है वो लोगों को समर्पित रहा है। उनकी राजनीतिक करियर जो है वो लोगों को समर्पित रहा है। झारखंड के लिए शिक्षा को लेकर उन्होंने जो एक रेवोल्यूशन झारखंड में लाया है, उसको एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो झारखंड के लोग मानते हैं। और आज झारखंड में सभी लोग उनको याद कर रहे हैं, अपने पक्ष के लोग भी याद कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी याद कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो उनके विपक्षी नेता हैं वो भी फिलहाल उन्हें आज नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दुख जो है वो उनको शब्दों में बयान किया है। नरेंद्र मोदी, उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने कि जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। तो ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कही है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे बड़े राजनेता हैं, मंत्री हैं, जिन्होंने इस तरीके से शिबू सोरेन के निधन पर दुख प्रकट किया है और हेमंत सोरेन से बात की है क्योंकि उनके पिता थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्री शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने जीवन भर समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया है।
वो हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। मेरा उनसे पुराना परिचय था। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पर पोस्ट कर उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। 81 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद उनकी हर दिन ब दिन उनकी हालत जो है वो और बिगड़ती गई और दिल्ली में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे झारखंड में, पूरे भारत में कहीं ना कहीं दुख की लहर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि एक रीजनल पार्टी है, लेकिन जिस तरीके का प्रभाव इस पार्टी का पूरे झारखंड में है, कई सालों से इसी की सरकार, अभी भी फिलहाल इसी की सरकार है। शिबू सोरेन कौन थे वो आपको बताएंगे। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 में हुआ था। अभी फिलहाल ये 38 वर्ष हो गए। 38 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व उन्होंने किया। आप खुद अंदाजा लगाइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसी नींव रखी थी उन्होंने। पार्टी के संस्थापक संरक्षण के रूप में शिबू सोरेन को जाना जाता है। बिल्कुल, संस्थापक तो थे ही थे, संरक्षक भी रहे। शिबू सोरेन ने 18 साल की उम्र में संथाल नवयुवक संघ का गठन भी किया था, सिर्फ 18 साल की उम्र में। तो बिल्कुल, और साथ ही साथ 1972 में सोरेन ने झामुमो का गठन किया और महासचिव वो बने। बिल्कुल, देखिए 1972 एक ऐसा साल जहां पर उन्होंने झामुमो का गठन किया, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। उसके बाद 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव वो हार गए, लेकिन चुनाव लड़े, भले ही वो हार गए हों, लेकिन राजनीतिक ऊपरी राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा। हारे जरूर, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से संसदीय चुनाव लड़े, वहां पर उन्हें काफी ज्यादा वोट भी मिले और अपना योगदान भी उन्होंने दिया था। बिल्कुल, उनकी चुनावी यात्रा पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा के लिए वो चुने गए, तो 3 साल बाद जब एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हुए तब उन्हें जीत हासिल हुई। 1999, 1991 और 1996 में भी लोकसभा के लिए वो चुने गए। 3 बार फिर से वो सांसद बने और निरंतर रूप से 3 बार फिर बने। 2002 में राज्यसभा के लिए भी उनको चुना गया। उनका व्यक्तित्व यहाँ से साफ झलकता है। बिल्कुल, और उसी वर्ष लोकसभा उपचुनाव में जो सीट है वहां की, वो जीतने के बाद सीट से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। कुछ कारण ऐसे बने, कुछ सिचुएशन वैसी बनी कि उन्होंने अपने इस सीट से, इस पद से इस्तीफा दिया। 2004 में पुनः निर्वाचित होने के बाद सोरेन मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी बने। उनको इस समय मौका मिला मनमोहन सिंह की सरकार में, और देखिए उनको मंत्री भी बनाया गया था। तो बिल्कुल, ये आपको उनकी चुनावी यात्रा बता रहे हैं। 30 साल पुराने चिरोडी मामले में उनके नाम पर जो है वो गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी उन पर लगे, लेकिन छवि बिल्कुल क्लियर रही। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उस समय शिबू सोरेन को इस्तीफा देने का निर्देश भी दिया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि राजनीति में विरोध और इस तरह की चीजें भी आम देखने को मिलती है। 1994 में अपने निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या में शामिल होने का दोषी भी शिबू सोरेन को ठहराया गया था। बिल्कुल, देखिए 94 का पूरा मामला, उसके बाद गिरफ्तारी वारंट के बाद वह भूमिगत हो गए। इसी के साथ सोरेन ने जुलाई 2004 में इस्तीफा दे दिया। उनका राजनीतिक जो यात्रा रही, जिनका करियर रहा, काफी उतार चढ़ाव बना रहा यहाँ पर। उसके बाद जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। जेल में रहे, लेकिन उन्हें जमानत भी उस समय उसके बाद मिली थी। तो बिल्कुल, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री वो बने। 2000 के बाद जब झारखंड का निर्माण हुआ, उसके बाद वो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए। पहली बार 2005 में 10 दिनों के लिए 2 मार्च से 12 मार्च तक वो, जिस प्रकार से इन दिनों के भीतर, यानी 10 दिनों के लिए 2005 में पहली बार वो फिर 2008 से 2009 तक मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल, इसके बाद 2009 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री बने, यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। तो ये फिलहाल शिबू सोरेन की यात्रा पर हमने प्रकाश डाला कि उनका निजी करियर कैसा था, उनका राजनीतिक सफर कैसा था, क्या कुछ उन्होंने झामुमो के लिए किया और झारखंड के लिए किया। तो फिलहाल मनीष झा हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, पूरे झारखंड के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, राजनीति के अंदर दुख का माहौल है, क्योंकि 81 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है जो कि ना सिर्फ
संरक्षक थे, बल्कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, दिन रात मेहनत की है। माहौल बेहद ज़्यादा दुख वाला होगा पूरे झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे झारखंड में यदि उनके पार्टी का ही नाम हम लोग देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, अर्थात तो उसी समय उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि हम एक अलग राज्य लेंगे जिसका नाम झारखंड होगा। और जिस समय लालू यादव से उनकी बात चल रही थी उस समय भी उन्होंने लगातार इस पर जोर दिया कि वनांचल नहीं, इस राज्य का नाम झारखंड होना चाहिए, और झारखंड रहा भी। लगातार आप लोगों ने तो लगातार हम लोगों ने दर्शकों को सब कुछ दिखा दिया है। जो महत्वपूर्ण चीज है मैं उसे बताना चाहूंगा आपको कि इन्हें जो याद किया जाएगा या इनकी जो उपलब्धि रही वो रही महाजनी प्रथा के खिलाफ इन्होंने शुरुआती दौर में जो आवाज उठाई। आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उस समय आदिवासियों की स्थिति बहुत कमजोर थी, कर्ज के तले ये लोग दबे रहते थे। उस समय उन्होंने, अगर उनका बाल्य अवस्था का हम जिक्र करें तो शिवलाल के नाम से ये जाने जाते थे। इनके पिताजी थे सोबरेन सोरेन, जिनकी बताई जाती है कि हत्या कर दी गई थी। उस समय से ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और समाज की ओर इन्होंने रुख किया। महाजनी प्रथा के खिलाफ लगातार ये अपना आवाज बुलंद करते रहे। इन्हें जन समर्थन मिलता चला गया और आगे चलकर ये आज शिबू सोरेन कहलाए हैं। इन्होंने पहला जो चुनाव लड़ा था वो शिवचरण मांझी के नाम से चुनाव लड़ा था, क्योंकि अगर इनका सर्टिफिकेट देखा जाए तो शिवचरण मांझी के नाम से है। और वो चुनाव जब इन्होंने लड़ा था जरीडी से, इसके बाद से इनका यात्रा जो शुरू हुआ गोला से लेकर धनबाद होते हुए टुंडी में इनकी जो प्रसिद्धि मिली, यहाँ आकर जो महाजनी प्रथा से लोग ग्रस्त थे उसे मुक्ति दिलाने का इन्होंने काम किया। और जब इनकी आवाज निकलती थी तो दुगदुगी बजाकर हजारों की संख्या में जो इनके समर्थक थे, आदिवासी थे, ये सभी आ जाते थे। उस समय से जो इनकी ये जर्नी शुरू हुई तो फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया कि कुछ उतार चढ़ाव के बीच में रहे, हत्याकांड में इनका नाम आया और उस समय इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। बावजूद इसके इन्होंने जिस तरह से अपने राजनीति को संवारा कि शिबू सोरेन का नाम आज भी बड़े हर्ष से लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने साझा की। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत सारी उपाधियां उनको वहां पर दी गई और यही वजह है कि आज उनका कद ऊंचा नजर आ रहा है, क्योंकि जाने के बाद भी लोग उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अब बात उस खबर की करेंगे जो पिछले कुछ समय से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी, लेकिन उस चुनौती को भारत ने खूब तरीके से उसको संभाला भी और उस पर एक निर्णय भी लिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भाई भारत को रूस से तेल खरीद बंद कर देनी चाहिए, लेकिन भारत ने एक नहीं मानी। उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा है। स्टीफन मिलर ने भारत को घेरा, कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता दें। यूक्रेन में रूस की जंग को फंड कर रहा भारत, ये बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है कि भाई भारत जो है वो रूस को फंड कर रहा है। शिफन, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। एक लंबा संघर्ष दोनों देशों के बीच चला है और अब ये अमेरिका की तरफ से एक जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है या जो सरकार के लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत जो है वो रूस को मदद कर रहा है, उनको फंड कर रहा है, खासतौर पर युद्ध से लड़ने के लिए, युद्ध से निपटने के लिए। तो बिल्कुल 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी गई है और एक के बाद एक धमकियां इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से सामने आ रही हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं, कई ऐसे सुपर पावर्स हैं जिन पर कि ट्रंप द्वारा जो है वो टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है। और अब भारत है, भारत को भी ये धमकी दे दी गई है कि अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के जो शीर्ष सलाहकार हैं स्टीफन मिलर, और सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत को घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारत रशिया के से सस्ता तेल लेकर युद्ध फंड कर रहा है। रशिया और यूक्रेन की वॉर कई महीनों से चल रही है और इस वॉर के चलते जो है वो बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि भारत की तरफ से फंड किया जा रहा है। भारत का रवैया स्वीकार्य नहीं है और ये कहना है अमेरिका की तरफ से, ये कहा गया है। अमेरिका ने इसे नैतिक संकट बताया है। ट्रंप प्रशासन का भारत पर निशाना है। क्या कुछ कहा है एक एक कर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध फंड कर रहा है, स्टीफन मिलर की तरफ से कहा गया।
बिल्कुल, देखिए, और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के रवैये को स्वीकार्य नहीं बताया है, स्वीकार्य नहीं है भारत का रवैया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस हमारा दोस्त है और रूस के साथ व्यापार हमारा चलता रहेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका पर कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर स्टीफन मिलर द्वारा उठाए गए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, अमेरिका ने भारत पर 25% आयात शुल्क लगाए हैं, ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन धमकी और भी बड़ी दी जा रही है। शिफा, तो बिल्कुल आपको बताते चले कि यहाँ पर रशिया से तेल खरीद पर 100% टैरिफ की चेतावनी दे दी गई है अमेरिका की तरफ से भारत को। बिल्कुल, और इसके अलावा अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस को आर्थिक मदद दे रहा है। अमेरिका यही वजह है कि वो तेल खरीद से भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है और बार बार चेतावनी दे रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि उसे लगता है कि ये फंड कर रहा है। भारत ने सस्ता तेल खरीद जारी रखने के लिए संकेत दिए हैं और भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि नया आधुनिक एक नई तस्वीर है भारत की और जितने भी चेतावनियां अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं। और साथ ही साथ दबाव में झुकने से इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, जिस दुकान पे मुझे चीनी 10 रुपए की मिलेगी और दूसरी दुकान पे 8 रुपए की मिलेगी, तो मैं 8 रुपए की लूंगा शिफन, 10 की नहीं लूंगा। रूस भारत का बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, ये ट्रंप प्रशासन ने भारत पर निशाना साधते वक्त ये भी कह दिया है। इसके साथ अमेरिका चाहता है कि भारत तेल खरीद पर पुनर्विचार करे। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत जो है वो तेल अमेरिका से खरीदे। आप खुद अंदाजा लगाइए, अमेरिका से तेल खरीदे। भाई, अमेरिका सस्ता तेल देगा तो खरीद लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल, स्टीफन मिलर ने कहा है कि भारत को जवाबदेह ठहराया जाए, अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी डिमांड की गई है साफ तौर से अमेरिका की तरफ से। लेकिन भारत झुकने के लिए राजी नहीं। भारत की ऊर्जा नीति पर वैश्विक बहस जो है वो तेज हो गई है, खासतौर पर तेल खरीद को लेकर। अब ट्रंप भी इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारत झुकने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि भारत की मजबूरी है सस्ता तेल खरीदना, और विशेषज्ञ भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप है उनकी कुछ और ही बातें बाहर। इसके साथ G20 और ब्रिक्स में भी इस मुद्दे को जो है वो तूल दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय बनेगा। लेकिन करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे, क्योंकि जो एक कूटनीति होती है उसे समझना किसी आम व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, बहुत आसान नहीं होता। लेकिन करोड़ी जी, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा समझाएं। करोड़ी जी, ये डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप भारत को लेकर इतना जोरों से अपने देश के बजाय वो ज़्यादातर भारत पर अब टिप्पणियां करने लगे हैं, भारत की उनको ज़्यादा फिक्र सता रही है। क्या ये वही उदाहरण है, जिस फल पे पेड़ लगे हैं उसी को पत्थर मारे जाएं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका पूरी दुनिया नहीं है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट में एक देश है, और अमेरिका और नेटो ने रशिया पे प्रतिबंध लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं लगाए हैं, दुनिया के देशों ने नहीं लगाए हैं। तो अमेरिका अगर किसी भी देश पे, चाहे भारत हो चाहे कोई देश हो, दबाव बनाता है तो उसका न तो कोई कानूनी जस्टिफिकेशन है न नैतिक जस्टिफिकेशन है। फिर भी भारत ने दोस्ती निभाने के लिए पिछले 6 महीने में अमेरिका से क्रूड ऑयल, LNG, LPG डबल कर दिए, डबल खरीदी है भारत से पिछले 6 महीने में, इस साल के पहले 6 माह में। तो फिर भी अमेरिका खुश नहीं हुआ। तो अगर मैं बोलचाल की भाषा में कहूं कि इतनी दोस्ती निभाने के लिए भारत ने डबल खरीद अमेरिका से शुरू की, फिर भी मोगाम्बो खुश नहीं हुआ, तो भारत क्या कर सकता है? भारत क्या अपने हित को अमेरिका के लिए गिरवी रख देगा? ये कोई भी देश नहीं करेगा। स्वाभिमानी देश, छोटा देश है, वो भी नहीं करेगा। भारत तो फिर भी बहुत बड़ा देश है, भारत की दुनिया में अपनी एक पहचान है, बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, लेकिन छोटे से छोटा देश है, वो भी मानने को तैयार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मिलर का जो कहना और अमेरिका का दबाव बनाना, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब तो चाइना भी सामने आ गया है, जो रिपोर्ट आ रही, चाइना ने भी कह दिया हम खरीदेंगे, ईरान से भी खरीदेंगे, रशिया से भी खरीदेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना ये कोई स्टाइल नहीं हो सकता किसी भी सुपर पावर की। तो जो सुपर पावर की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, दुनिया की मदद करनी चाहिए, विकास में भागीदारी करनी चाहिए। अमेरिका उनसे हट रहा है, इससे दुनिया को नुकसान होगा, वो तो होगा ही,
स्वयं अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब किस दिशा में जाता है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका स्वयं अपना नुकसान करता है और जो सुपर पावर का एक प्रतिष्ठा होती है, जस्टिफिकेशन होता है, उसको भी वो खो रहा है। चीन से खतरा नहीं है सुपर पावर कि चीन उसको रिप्लेस कर रहा है, अमेरिका स्वयं अपने आप को डिस्प्लेस कर रहा है इस तरह का दृष्टिकोण अपना के। क्योंकि अमेरिका की बात मानने के लिए तो यानी अमेरिका को अगर कोई शिकायत है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू आए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सब देश हैं, सब देश मिलकर निर्णय लेते हैं, तो वो अगर रास्ता अपनाता रशिया पे सैंक्शन लगाने का तो समझ में आता है, लेकिन खुद हम चाहें वही करो, इसका कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी भी सभ्य समाज में नहीं है। और कोई सभ्यता वाला जो नेता होगा, राजनेता होगा, किसी भी छोटे देश का नेता भी इस तरह की बातें नहीं करता। और इसीलिए अमेरिका के लोग भी कहने लगे हैं कि ट्रंप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कब बदलता है, वो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है, तो इसीलिए उन्होंने एक टाइम किया है, ताको ट्रम्प कहना शुरू कर दिया। ठीक है करोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती विचार जो है वो दर्शकों तक साझा किए। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक तरफ भारत द्वारा जो है वो अमेरिका को जवाब दिया गया है कि हमारा रशिया के साथ जो एक तालमेल है, जो एक ट्रेड है, जो तेल खरीदने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। वहीं पर दूसरी तरफ चाइना का भी जवाब आया है। चाइना ने भी अमेरिका को साफ तौर से कह दिया है कि चाहे ईरान हो या फिर रशिया हो, हम उनसे तेल इसी तरीके से खरीदते रहेंगे। अमेरिका ने रूस से तेल ना खरीदने को कहा था, लेकिन अमेरिका की इस बात को नकारते हुए चाइना ने साफ तौर से कहा है कि ये ट्रेड का सिलसिला, तेल खरीदने का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। और शिफन, यही डर अमेरिका को भी सता रहा है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ एक मंच पर आए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। यही वजह है कि अब फिलहाल अमेरिका जो है वो इन तीनों देशों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर रूस के साथ ये बार बार बयान देके ये जताने की कोशिश की जा रही है कि तेल बंद किया जाए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हों और अमेरिका जो है वो सुपर पावर की तरह बन के रहे। हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अमेरिका सिर्फ एक देश है, एक सुपर पावर है, न सिर्फ पूरी दुनिया है। उनके पास एक अच्छी नीतियाँ होनी चाहिए। पूरे देश को अगर सुपर पावर के रूप में आप काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को आपने कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये तमाम शक्तियाँ अगर आपके पास हैं तो उन शक्तियों का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें, न कि उनको नेगेटिव तरीके से आप प्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की नीति इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन ये यूं कहें तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव रास्ते पर चल रही है। पूरी दुनिया अभी डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो कहीं ना कहीं कोई सुझाव दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की इस वक्त नीति अपना रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकती है। तेल पर चीन का रुख क्या है? देखिए, भारत के बाद चीन का अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया गया है कि हमारा भी वही रुख है जो भारत का है, हम भी तेल खरीदेंगे। तो बिल्कुल, भारत के साथ साथ अब चाइना ने भी यही कहा है कि रशिया से और ईरान से तेल खरीदने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चीन की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया। अमेरिका ने रूस से तेल न खरीदने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप पीछे हट जाइए, लेकिन ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो बिल्कुल वहीं पर चीन ने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया है। जितना टैरिफ लगाना है लगा लीजिए जनाब, लेकिन तेल खरीदने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अमेरिका ने पहले भारत से मांग की थी कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमें जहां पर सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं पर तेल खरीदेंगे। बिल्कुल, अमेरिका ने पहले भारत से मांग की थी, जब भारत ने ठुकरा दिया तो चीन और भारत एक ही एंड पर हैं। भारत और चीन ने, दोनों ही बड़े देशों ने, जो कि बड़ी सुपर पावर्स के तौर पर इमर्ज हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर, इन दोनों बड़ी कंट्रीज ने नकार दिया है। अमेरिका की तरफ से 100% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन तेल पर चीन का रुख साफ कर दिया गया है। चीन अपनी एनर्जी सप्लाई को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सुनिश्चित करेगा। ये चाइना के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो वहाँ की लीडरशिप है, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो नेशनल इंटरेस्ट होगा उसी के साथ काम होगा। ज़बरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप को ये सीधा जवाब चीन की तरफ से दिया गया है।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगी, ये भी चाइना की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है। कोई धमकाए, डराए, लेकिन चाइना और भारत डरने वाले नहीं है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर आप तेल खरीदेंगे तो आप पर टैरिफ लगाया जाएगा और टैरिफ के साथ साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए जाएंगे। हालांकि लगाया भी गया, उसके बाद भी दोनों देशों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर धमकी दे डाली गई है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे। खबर जम्मू कश्मीर से है। कुलगाम में गोलीबारी लगातार जारी है। 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक बड़ी सफलता जो है वो यहाँ पर 2 दिन पहले मिली थी। इस एनकाउंटर के अंदर एक पुलवामा राजपुरा के इलाके का एक शहरी जो है वहाँ का लोकल मिलिटेंट था, उसे मार गिराया गया था। हारिस नाजिर इसका नाम था। लेकिन अभी भी फिलहाल आज चौथा दिन जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर लगातार जो एनकाउंटर है वो देखने को मिल रहा है। और आज सुबह भी गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई थी। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हो रही है। लोकल्स ने भी ये जानकारी जो है वो दी है कि उन्हें भी कुछ देर के बाद गोलीबारी सुनाई दे रही है। और आज सुबह भी इसी तरीके की आवाज़ें वहाँ के लोकल्स ने सुनी। बिल्कुल, देखिए आज सुबह भी गोलियों की आवाज़ें वहां पर सुनाई दी गई। इससे साफ तौर पर ये अंदाज़ा लग रहा है कि वहां पर और आतंकी छिपे हो सकते हैं। लेकिन 4 दिनों से सेना के जवान डटे हुए 3 आतंकियों का खात्मा कर लिया है। कुछ और आतंकी अभी भी छिपे होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस साल का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर, बड़ी तर्ज पर वहाँ पर सैनिकों को भेजा गया है। अलग अलग कंपनियों को वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो आतंकी वहाँ पर छिपे हुए वो वहाँ से ना भागें, वो वहाँ से चकमा देकर कहीं और ना चले जाएं। क्योंकि आप जिस प्रकार की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे घने जंगल हैं, ऊंची टीलियाँ, ऊंचे पहाड़ हैं। और इन कंडीशंस में वहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम देना किसी भी सुरक्षा बल के लिए या किसी भी कंपनी के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन हमेशा की तरह हमारी सेना ये साहस दिखाती है और अपने शौर्य के चलते इन आतंकवादियों का खात्मा करती है। और उम्मीद है बहुत जल्द इन सभी आतंकवादियों का वहां पर सफाया होगा। तो हमीद भट्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार कुलगाम एनकाउंटर को लेकर पिछले 4 दिन से अपडेट दे रहे हैं। हमीद, अभी की क्या कुछ सिचुएशन है, अपडेट क्या है इस एनकाउंटर को लेकर? 4 दिन बीत चुके हैं, एक बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी, लेकिन आज सुबह फिर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। पूरी अपडेट क्या है वो बताइएगा। हाँ जी, आज की अपडेट यही है कि रात भर पूरी रात जो इलाके के लोग हैं वो सो नहीं सके कि गोलियों की आवाज़ें और जो ग्रेनेड या बाकी धमाकों की आवाज़ें उनके कानों तक पहुंच रही थी। सारा इलाका लर्ज उठा है। ये जंगली इलाका है जहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है। अखाल का बड़ा इलाका है, बड़े वैसी पैमाने पर इसको ऑपरेशन किया जा रहा है और मुआसरे में लिया गया है। आर्मी ने कई सारे बटालियन इस पे भी लगे हुए हैं। आर्मी हो, CRPF हो या पुलिस हो या SOG हो, वो सारे इस पे लगे हुए हैं। टैक्टफुली इस इनकाउंटर को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जहाँ पे कई सारे अजदाद से आर्मी या CRPF या SOG को वालों को बुलाया गया कि ऑपरेशन को कामयाब करने की खातिर। ये बताया ही जा रहा है कि सोर्स से पता चला है कि कोंड वैली के जो कोंड है वहाँ पे इन लोगों को देखा गया। वहां से इनको आर्मी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। जब अखाल के गांव के अंदर पहुंचे तो आर्मी को पता चला कि वहां पे अखाल को माजरे में लेने की कोशिश की गई। उसी के दौरान ये जंगल की तरफ भाग गए और जंगल में पीछे से जो आर्मी आ रही थी उन्होंने पीछे का रास्ता इनका रोका और आनंद फानन में जंगलात का घेराव किया गया। उनको बीच में फंसाया गया। बीच में एक नर्सरी है जो पिछले 10 साल उससे जंगलात वालों ने वहाँ पे कायम की है। तो उसी नर्सरी में इन्होंने पनाह ले ली है। ये भी टैक्टफुली यहाँ पे अगर ये यहाँ पे फायर देते हैं और दूसरी जगह भाग जाते हैं, वहाँ पे फायर देते हैं। इससे लगता है कि कई सारे मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे। अभी जो जरा इससे मालूम हुआ है कि 5 से 6 मिलिटेंट वहाँ पे इस वक्त भी वहाँ पे जो लड़ रहे हैं, उनमें से एक अगर उसकी तस्दीक भी हो गई, वो पुलवामा राजपुरा का रहने वाला है और हारिस नजीर, उसकी पहचान तो हो गई, उसके फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। मगर बाकी लोगों का अभी क्या हाल है, पूरी तरह से किसी भी ऑफिशियल ने इस पे कोई भी अभी तक या ट्वीट या प्रेस नोट या प्रेस रिलीज नहीं किया है। जी
हमें अभी कितने आतंकी हो सकते हैं, क्या इस बारे में कोई पुष्टि हुई है? क्योंकि ये पता लगा पाना या अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है, कितना एग्जैक्ट फिगर वहाँ पर है? अभी इस तरीके का कोई भी प्रेस नोट ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में से जो हमें हवाला सूत्रों से हवाले से खबर मिलती है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 आतंकी हो सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है। अभी पूरी तरह से किसी भी ऑफिशियल ने इसकी कंफर्मेशन नहीं दी। दूसरा ये भी शक किया जा रहा है कि वहाँ पे उनका कोई कमीनगाह है जिसमें वो खाना वगैरह बाकी चीजें, मैंने कहा पहले ही कहा कि आर्मी इसको टैक्टिकली देख रही है कि इनका एमएनए खत्म हो जाए, इनका खाने पीने का सामान खत्म हो जाए। और 4 दिन से लगातार ये लड़ रहे हैं और रात या दिन हो हर वक्त गोलियों का तबादला होता ही रहता है। और आर्मी भी कोशिश कर रही है कि इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, मगर अभी हो सकता है कि आज देर तक ये खत्म हो जाए, मगर पूरी तरह से इसकी किसी ने भी अभी तक पुष्टि नहीं की है या कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये कह रहा है कि कितनी तेज आई है, किस तंजीम से ये वाबस्ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पर नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर को लेकर। हमीद भट्ट अभी जानकारी दे रहे थे। अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर रहेंगे और मेरठ के दौरे पर इस समय बहुत सारे उनके कार्यक्रम जो है वो निर्धारित हैं, तय हैं। खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को लेकर भी वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भूमि पूजन भी आज सीएम योगी की तरफ से किया जाना है। कानून व्यवस्था पर मंडलीय समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लेने जा रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी अहम बैठक होगी, यानी जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी और मेरठ की बेहतरी को लेकर और खासकर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन को लेकर रहा है, उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए फिलहाल योगी आदित्यनाथ का ये मेरठ का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बिल्कुल मेरठ में पहले उनकी तरफ से इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भूमि पूजन किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के साथ वो हम बैठक करेंगे जिसमें कि खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, कानून व्यवस्था को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, उस हवाले से वो बैठक करेंगे, निर्देश देंगे अधिकारियों को। उसी के साथ साथ बिजली संकट और नगर निगम गौशाला अव्यवस्था को लेकर भी अफसरों से कड़ी पूछताछ कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जो हमारे रिलायबल सोर्सेज हैं वो ये तमाम बातें सामने रख रहे हैं। सभी विभागों ने सीएम दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है, क्योंकि ये मेरठ का दौरा है और मेरठ का दौरा बेहद ज़्यादा अहम माना जा रहा है। रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार को अलीगढ़ के साथ के लिए जो है वो यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। वापस जो है अलीगढ़ में उनकी वापसी होगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरठ का ये दौरा बेहद ज़्यादा खास माना जा रहा है और ख़ास तौर पर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से, बाकी की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसकी तरफ से और उसी के साथ साथ जो पुलिस है वहाँ की, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसकी तरफ से भी एकजुट होकर काम किया जा रहा है। विभू गुप्ता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। विभू, आपसे जानना चाहूँगी मेरठ का दौरा कितना खास, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज के दिन का? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। करीब 3:15 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मोहद्दीनपुर, जहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जा रही है, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं, वो इनका हेलीकॉप्टर मोहद्दीनपुर पर लैंड करेगा और उसके बाद पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। साथ ही साथ ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वो 31 जोन में बांटी जा रही है और विश्व स्तरीय सुविधा इस टाउनशिप में दी जाएगी। 850 करोड़ रुपए सरकार इसको लेकर जारी कर चुकी है और जो विभाग है वो जमीनों का अधिग्रहण किसानों से करने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खासी नजर है। अधिकारियों की हिले वाली रवैये के कारण जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है पिछले दिनों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर माना जा रहा है कि अधिकारियों की क्लास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं और इसके बाद जो मंडल के सभी मंत्री हैं, सांसद हैं और विधायक हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र की स्थिति कैसी है। जो विकास की योजना सरकार ला रही है उसको ग्राउंड जीरो पर किस तरह से जो प्रतिनिधि उतार रहे हैं और अधिकारियों के बीच साथ उनका समन्वय किस तरह से स्थापित है। पिछले दिनों जो कान्हा उत्पन्न गौशालाओं में जो गोवंश के मृत्यु की जो वजह बनी थी, हरपाल सिंह, उसको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद नगरायुक्त और तमाम अफसर है जिसके साथ मुख्यमंत्री कड़ी पूछताछ कर सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है गौशालाएं, उनको लेकर अधिकारी आखिर क्यों इतना हीला वाली रवैया प्रस्तुत कर रहे हैं और गोवंशों की जान जा रही है।
विभू, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी सिचुएशन, एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और भौगोलिक परिस्थितियां भी वहां पर दूर दूर हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए सीएम ने उसके बाद भी इसको कैसे नियंत्रण में रखना है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में रखना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर पिछले कुछ सालों में काम हुआ है। ये कितना बड़ा मुद्दा है और उसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे मेरठ में कोई इस तरह की स्थिति ना बने, कोई सिचुएशन ना बने, इसको लेकर आज मीटिंग की जा सकती है, बैठक की जा सकती है। देखिए, जो मंडल स्तर के सभी अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक जो विद्युत विभाग है उसके सभागार में होने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद से और जो पिछले दिनों वेस्टर्न यूपी में सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था बिगड़ी, हत्याएं हुई और जो बड़ी बड़ी ठीक है विभू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये मेरठ का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद ज्यादा खास। सबसे पहले वहाँ पर वो एक टाउनशिप का भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद आगे की व्यवस्थाएं को जो लेकर है वो भी तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर अब बात होगी मौसम के हवाले से। मौसम के चलते जो है मौसम की मार इस बार 2025 में देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 17 ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर बनाए रखे हैं कि स्थिति और ज़्यादा खराब ना हो जाए, जिसके चलते कि राहत कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश साफ तौर से दे दिए गए हैं। और कुछ ऐसे ज़िले भी हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं या फिर जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आज के लिए बंद रखा गया है। और आगे के ऑर्डर्स आएंगे जब आगे की जो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो आगे की बातें सामने आएंगी उसको लेकर तमाम चीज़ें प्रशासनिक तौर पर साफ कर दी जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल सरकार ने जिस प्रकार से एक टीम तैयार की है, टीम 11 तैयार की है और वो टीम 11 जो है वो अलग अलग जगहों पर जाएगी जहाँ जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। इन तमाम ग्रसित इलाकों पर टीम पहुंचेगी और वहां का जायजा लिया जाएगा। देखिए, भारी बारिश और बाढ़ से क्या हालात बने हुए, देश भर में मॉनसून का असर जो है वो देखा जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। तो बिल्कुल भारी बारिश से पहाड़ों और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है जिसका असर है और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के 17 जिले हैं, 16 जिले जो हैं वो गंगा यमुना कहर भर पा रहे हैं। प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे जो भी इलाके बसे हुए हैं, जो लोग वहां पर बसे हैं वो डूब रहे हैं। शाजापुर, दारागंज में भगाड़ा जैसे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, घरों में पानी घुस रहा है और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर टूटे हुए, जिनका जो सामान घर के अंदर है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन इसको लेकर फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं, कदम कारगर साबित होंगे ये अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। इसी को लेकर फिलहाल हमारे साथ उपेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या हालात बने हुए हैं वहाँ पर? टीम 11 का गठन भी किया है, 11 मंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नज़र बनाए रखेंगे और उनको जो चाहिए यानी जो उनको ज़रूरत होगी खास तौर पर प्रभावित होने के बाद वो भी उनको दिया जाएगा। आपको बताते चले कि अचानक जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है और जिस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ का कहर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो हुए हैं, काफी स्थिति जो है दयनीय बना हुआ है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी से लेकर आपकी बलिया तक की स्थिति जो है काफी नाजुक बनी हुई है। अगर खास तौर से अगर बलिया की बात करें तो बलिया में भी अचानक 2 से 3 दिनों के अंदर इतना अचानक जो गंगा के जलस्तर में कई घर और कई गांव जो है गंगा नदी के तट आ चुके हैं। दर्जनों ऐसे घर है जो गंगा नदी में काफी जो है पूरे जीवन जो लोगों का है अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने के लिए निर्देश दिया है। इसी क्रम में कल बलिया का प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी बलिया उन्होंने पहुंचा था और उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और सभी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिया। बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ एक हफ्ते तक या फिर 10 दिन तक किस तरीके के हालात हैं। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की अपडेट देंगे जहां पर भारी बारिश के चलते नदियां और नाले, जितने भी दरिया हैं या फिर जितने वाटर रिसोर्सेज हैं वो उफान पर देखने को मिल रहे हैं। जो उनके पास
सटे हुए इलाके हैं या फिर जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में दो तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलती है। शीतल, अगर हम देखेंगे तो एक पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ शहरी इलाके, मैदानी इलाके भी हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रही है, पहाड़ दरकने का सिलसिला, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और भूस्खलन हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जलभराव की स्थिति ने लोगों को परेशान कर दिया। देखिए, ऋषिकेश में भी गंगा जो है वो खतरे के निशान तक पहुंचा है। उत्तराखंड में बारिश से नदियां उफान पर हैं, पानी पूरी तरह से भर गया है और नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो पानी डाइवर्जन हो रहा है वो घरों की तरफ, गाँव की तरफ घुस रहा है, या जो प्लेन मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी घुस रहा है, जिससे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मानसून इस प्रकार वर्षा है इस साल जिसने कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग की माने तो अगले कई दिनों तक फिलहाल ये सिलसिला इसी तरह से चलते हुए नजर आ सकता है। तो बिल्कुल, ये अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहाँ पर कि लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं और कई सारे लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है या फिर बाकी की जो एजेंसीज हैं या फिर बाकी की जो यहाँ पर प्रशासनिक अमला है वो वहाँ पर मौजूद है और नज़र बनाए रखे है कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुँचता है तो उसकी सुरक्षा जो है वो कर दी जाए। तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।